नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। बिसौली कोतवाली क्षेत्र में स्कूल के पीछे पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की पहचान शारिक, वार्ड नंबर 4 बिसौली के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर पंचनामा तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में यह मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का प्रतीक हो रहा है। पुलिस आसपास के क्षेत्र के लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। पुलिस ने कहा कि घटना की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट। ये अभी 8 बजे के लगभग पीआरबी द्वारा सूचना दी गई थी कि डीपॉल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति जो है पेड़ से लटका हुआ है। इस सूचना पर थाना पुलिस को मैंने निर्देश किया, इंस्पेक्टर वगैरह सभी लोग आए हैं, उसको उतरवाया गया और उसके बाद उसके पंचायतनामा की कार्रवाई कर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी निकल कर आएगा उस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, चाहे उसमें हत्या हो या आत्महत्या। इसमें बहुत ही गहनता से जाँच की जाएगी। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक सवार ने 58 वर्षीय राम निवास को टक्कर मार दी, जो दूध बेचकर पैदल सड़क पार कर रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल राम निवास को उपचार के लिए अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक को शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने कहा कि बाइक सवार फरार हो गया है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। सर्दियों में अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर कोतवाली शहर के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम प्रहरी दल के सदस्यों के साथ रात्रि चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में ग्रामीणों को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उपायों के बारे में जानकारी दी गई। विशेष रूप से सीसीटीवी कैमरों और ग्राम स्तर पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ठंड के मौसम में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए निगरानी प्रणाली को मजबूत रखना जरूरी है। ग्रामीणों को अपने क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर भी मौजूद रहे और उन्होंने ग्राम प्रहरी दल के साथ समन्वय बढ़ाने, नियमित गश्त और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात पुलिस और सिपाही पर हमला करने वाले आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। हरौलीपुर चौकी पर तैनात सिपाही आशीष मौर्य और एक चौकीदार पर हमलावरों ने हमला किया था। आशीष मौर्य को बंधक बनाकर पीटा गया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई और उन्हें कानपुर रेफर किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मनकी रोड पर है। दबिश देने पर हमलावरों ने गोली चला दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 32 वर्षीय राज किशोर निषाद और 44 वर्षीय महेंद्र निषाद के पैर में गोली लगी। दोनों गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी कुरारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किए गए थे। उनके कब्जे से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में पहले ही 19 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। कल दिनांक 2/12/2025 को थाना कुरारा के ग्राम उमराहट में 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना थाना कुरारा पुलिस को मिली। इस पर जब पुलिस टीम ग्राम उमराहट में पहुंची तो ग्राम उमराहट की उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें कांस्टेबल आशीष कुमार मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए तथा जिनका इलाज अभी कानपुर नगर में अस्पताल में चल रहा है। चौकी इंचार्ज के तहरीर पर 19 अभियुक्तों तथा अन्य लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 3/12/2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मनकी रोड बमनपुर मोड़ के पास मुकदमे में नामजद अभियुक्त राज किशोर निषाद तथा महेंद्र निषाद की सूचना थाना कुरारा पुलिस को मिली तथा थाना कुरारा पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को आते हुए देख अभियुक्तों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए
थाना कुरारा पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। इस पर दोनों अभियुक्तों के पैर पूरे भारत में मतदाता नामांकन के एसआईआर का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने स्पष्ट कहा कि वह एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर के दौरान करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने कांग्रेस की पूर्व विधायक व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती चौधरी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। कि पूरे भारत में एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है। भारत के 12 राज्यों में यानी 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश, जो कि दिल्ली का रास्ता इधर से ही होकर जाता है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं चुनाव आयोग के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और कांग्रेस तो पूरी तरीके से यह कह दिया कि एसआईआर इज ए ट्रैप। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती चौधरी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर, इनकी क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से ये सर को देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है जी। इस समय जो भारत में दूसरा चरण चल रहा है एसआईआर, इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है और चुनाव आयोग को जिस तरीके से आप लोगों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और वोट काटना क्या है, क्या आप किस तरीके से देखते हैं एसआईआर को? देखिए, ये देश की जनता को ये लोग मिल करके बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में भी एसआईआर हुआ, 55 से लगातार कई बार हुआ, लेकिन कभी किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। ये जानबूझ करके आप पीछे से सीएए और एनआरसी को लागू करना चाहते हैं। आपने बिहार में एसआईआर किया तो आपने क्या कहा कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। एक पन्ने की कोई सूची नहीं आई चुनाव आयोग की तरफ से कि हमने जितने वोट काटे उसमें से इतने घुसपैठिए थे। दूसरी बात, जनता को आप क्यों गुमराह करते हो? 11 साल से आप सत्ता में हो, गृह मंत्री आपका, विदेश मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आप हो, सरकार आपकी है। आप घुसपैठियों को तो रोक नहीं पाए आज तक और न निकाल पाए। आप भूमिका बनाते हो खाली हिंदू मुसलमान का कराने के लिए। जब आपने सीए का दिया प्रोविजन, उसका क्या मतलब है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और उस एक्ट के माध्यम से आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम को, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबको आप बुला करके सदस्यता दोगे, नागरिकता दोगे, और मुसलमान को नहीं बुलाओगे। तो आप एक तरफ घुसपैठियों कर रहे हो और एक तरफ बुला के आमंत्रित कर रहे हो। ये विभेद नहीं समझ में आ रहा है लोगों का। ये इसीलिए लोग परेशान हैं। अभी हम लोग गए थे बूथ पे, राष्ट्रीय सचिव के साथ गए थे। महिला कहने लगी, साहब इसकी क्या जरूरत है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कभी सर्वर डाउन है, कभी ये डाउन है, कभी वो डाउन है। हम कहते हैं कि पहले गांव में एक चौकीदार होता था, कहीं कहीं उसको कुछ और बोलते थे, वो हाँ कुछ ऐसे बोलते थे उसको, गोड़ई बोलते थे। तो वो सूचना दे देता था कि आज यहाँ घटना हो गई, फलाने खत्म हो गए, फलाने हो गए। उससे नहीं सूचना मिलता। दूसरी बात यह है कि प्रधानों के पास पंचायत रजिस्टर होता है, खानदानी रजिस्टर जिसको बनाया जाता है ना, कौन मर गया, कौन जुड़ गया, कौन क्या है, उससे आप नहीं लेते। आप ये जानबूझ करके आप बीएलओ को, जिसके पास योग्यता नहीं है, जो फार्म नहीं भर सकता, उसको बीएलओ का पद दे दिया है आपने, और वो काम नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उनको आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो एसआईआर आत्महत्या करने के लिए करा रहे हैं आप, कि आप वोट बढ़ाने के लिए, ये तो इनकी नीयत है वोट काटने के लिए। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठ करके सुनियोजित तरीके से अल्पसंख्यक, दलित
और पिछड़े वर्ग में यादव इनका वोट काटने के लिए बैठे हुए हैं। उनका मकसद क्या है? वोट बढ़ाना नहीं है, वोट को सुधारना नहीं है, तथा कथित लोगों का वोट काटना है। तो ये देश की जनता समझ रही है। ठीक है, आप सत्ता में हो, आप मगरूर हो, आप ये भूल जाते हो कि सत्ता कभी जाएगी भी, और जब जाएगी तब क्या हश्र होगा वो आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, वो तसव्वुर में नहीं आ रहा है आपके कि तब क्या होगा, और जब होगा तब इनको झेलना पड़ेगा, इनके एक एक लोग को। और जो अधिकारी, जो 272 तथा कथित लोग जिनके कार्यकाल में इतने घपले हुए, इतने घोटाले हुए हैं, केवल वो मोदी वॉशिंग पाउडर में जा करके अपने को शुद्ध करके आज वो राहुल गांधी के इस मकसद को, जो राहुल गांधी ये आंदोलन 14 तारीख को करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में दिल्ली में, उसको प्रभावित कर लिए। 272 का क्या मतलब है? आप ये दिखाना चाहते 272 की आपकी बहुमत है, वो इसलिए 272 लोग आपको, एक तरफ 145 करोड़ की आबादी के देश में 272 माने क्या होता है? हम तो एक दिन बयान पढ़े विक्रम सिंह डीजीपी का, हमने पूछा कि मानवर आप भी बता दीजिए अपने कार्यकाल में कई घुसपैठियों को आप निकाले हो, 4 तो बता दो, 6 तो बता दो, आज आप बात कर रहे हो। तो ये लोग गलत तरीके से गलत लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ये चीजें। चौधरी जी, 14 दिसंबर को जो कांग्रेस ने दिल्ली में एक आह्वान किया है, ये 14 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे नेता की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र की हिफाजत के लिए जनता की आवाज को हम उठाएंगे, सार्वजनिक रूप से उठाएंगे, उसके लिए चाहे जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, हम संविधान की हिफाजत के लिए संघर्ष करेंगे। हम केवल बात का बतासा नहीं बांटते, हम हकीकत में काम करते हैं। ये लोग जो संविधान का शपथ ग्रहण करके, शपथ ले करके सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग आज संविधान को खा रहे हैं, उनको यहाँ शर्म नहीं लग रहा है। तो ऐसे लोगों को जनता के सामने उनकी चीजों को उजागर करने का हमारा काम है कि हम उनको बताएं। और राहुल गांधी, ये हमारा सौभाग्य है, हम देश के नागरिक हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाए किसी दल के नेता हैं, तो हम देश के नागरिक हैं ना। ये राजा महाराजा का शासन नहीं है कि हम प्रजा हैं। लोकतंत्र में हमें नागरिक अधिकार मिला है ना, तो हमारा भी तो जिम्मेदारी है कि अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। ये तो सौभाग्य, कांग्रेस हमारी मदद कर रही है, कांग्रेस देश के लोगों की मदद कर रही है, जो इस देश के मतदाता हैं। अगर ये मतदाता सूची से निकल जाएंगे तो कल आप उनके बच्चों को एडमिशन नहीं करोगे, कल ये जो 5 किलो दे रहे हो ये नहीं दे पाओगे, कल वो मकान नहीं बन पाएंगे, कोई दुकान का लाइसेंस नहीं दे पाओगे। आप ये भूमिका बना करके बर्बाद करने पर तुले हुए हो। आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड और शेड्यूल्ड क्लास और कुछ विशेष जो समुदाय के लोगों का वोट काटा जा रहा है। भाजपा के एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट काटा जाएगा। हम कहते बृजभूषण सिंह जी उस समय कहाँ थे जब पहलगांव का घटना हुआ था? तब क्यों नहीं बोली निकली? सांसद थे, क्यों नहीं बोली निकली? मणिपुर में कभी बृजभूषण सिंह का बयान आया? ये 272 लोग तब कहाँ थे? विद्वान लोग है ना, तथाकथित विद्वान लोग है ना, तो देश के बिंदुओं पर क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते? आप हमारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो तथाकथित विश्व गुरु बनते हैं, वो सनातन का बात करते हैं और अपनापन को खत्म कर रहे हैं। नारा तो कुछ और है, हकीकत कुछ और है। नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हकीकत क्या है? 2 का साथ 2 का विकास, 2 को अपनाओ बाकी को दफनाओ। विश्व बंधुत्व की बात करोगे, विश्व गुरु की बात करोगे, और देश के जो बंधुत्व है उसको बर्बाद कर रहे, जो गुलदस्ता है देश की एकता अखंडता का, जो सामाजिक सौहार्द का, उस गुलदस्ते को बिगाड़ रहे हो आप क्या देना चाहते हो? कभी आप ये जो 272 लोग हैं जिनका आपने नाम लिया है, ये कभी इससे बोले? जो भी पैसा का मूल्य, जो डॉलर का कीमत इतना, जो रुपए का कीमत गिर गया डॉलर के अगेंस्ट में, उस पर कोई बोल रहा है? बड़े बड़े अर्थशास्त्री बनते हैं, काहे नहीं बोली निकल रही है? किस गति को हम प्राप्त हो रहे हैं? तो कांग्रेस नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? कांग्रेस के नेता नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? कांग्रेस नेता ने निर्णय लिया कि 14 तारीख को हम देश के सामने ये आंदोलन करके ये सब चीजों पर प्रकाश डालेंगे। आपके ही एक सहयोगी जो है कि समाजवादी पार्टी से विधायक है पल्लवी पटेल कह रही कि हम SIR फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर SIR फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो मतदाता सूची से तो बाहर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं उनसे सहमत हूं कि जब हम पिछले बार वोट दिए हैं
हम जिंदा हैं, हम जेल में नहीं हैं, हम क्यों नहीं वोट देंगे, हमारा नाम क्यों नहीं रहेगा। तो ये बार बार फार्म भरना, बार बार ये करना, बीएलओ को लगा देना, फलाने को लगा देना, वो आत्महत्या कर, इसकी क्या जरूरत है भाई। आप ग्राम पंचायत से, ग्राम सचिव से, सेक्रेटरी पंचायत का होता है ना, उससे लीजिए कि तुम्हारे गांव में कई लोग मर गए, कई लोग 18 साल से ऊपर बढ़ गए, वो हमेशा देता रहेगा। तो आप तो खाली भूमिका बना रहे हो ना। अखिलेश यादव का कहना है कि जहां जहां उनकी सीट जीती हुई सीट है, वहां वहां जो एसआईआर है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उनके वोटर काटे जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पूरे एसआईआर के दौरान करोड़ों वोटर काटे जाएंगे, वो भी केवल इंडिया अलायंस के। देखिए, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिहार में जीते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ हार का वजह से ये लोग परेशान है। हकीकत ये है कि बीजेपी के लोग जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा में ऐसे जगहों पे जहां धार्मिकता का उनका केंद्र बिंदु था, वहां से चुनाव हारे हैं, इसीलिए उन जगहों पे वोट काटने का अभियान चलाने के लिए उत्तर हम कहते इतनी जरूरत क्या थी, इतना जल्दीबाजी क्या था, इसके लिए टाइम और 1 महीने का क्या मतलब है। आपने आखिर 4 तक रखा तो फिर 7 दिन का बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। तो आप ही मालिक हो देश के, दुनिया के। संविधान बेकार है, संसद बेकार है, आपको हमने बना दिया चुनाव, तो जो चाहोगे सो आप करोगे। हम चिल्लाते रहे 20 लोग 50 लोग बीएलए आत्महत्या कर लिए, तब आप 4-7 दिन का समय बढ़ाते हैं। तो जब बढ़ाने का अधिकार आपको है तो 1 महीना 2 महीना बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 4 महीना बढ़ा दीजिए, कौन अभी तत्काल चुनाव होने जा रहा है। चौधरी जी, एक अंतिम प्रश्न है। बिहार में जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव हुआ और पूरी इंडिया अलायंस वहां पे जमी हुई थी, जिस तरीके से पक्ष और प्रतिपक्ष वहां पर देखा गया, और जो रिजल्ट आया, जो जनादेश आया, उस जनादेश को लेकर लग रहा है कि यूपी में क्या कोई रणनीति बदलेगी कि क्या रहेगा। देखिए, हम खुद बिहार में थे, जनता का रुख देखा हमने, उनका स्वभाव देखा, उनकी उपस्थिति देखी सभाओं में और उनका समर्थन देखा। लेकिन जब रिजल्ट प्रतिकूल आया तो सारे लोगों को शंका है कि ये कहां से महीनी हो रही है। आपने बनारस का घटना देखा था, प्रधानमंत्री ऐसे नहीं जीते हैं। तो यही तरीका हुआ है, कितने लोग एक साथ इतने वोट पाए हैं, ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ा होता है। तो इस चीज को लोग समझ रहे हैं। कभी न कभी एक अमेरिका का बहुत बड़ा विद्वान था, शायद अमेरिका या किसी देश का, वो बहुत बड़ा विद्वान था, जॉन ल्यूक। उसने लिखा है कि दुनिया का कोई इस रहस्य का भी उद्घाटन होगा ही नहीं, 10 लोग जानेंगे, पूरा देश जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी, तब इनको मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ थे कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी, और इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी कांग्रेस के हैं। जो आपने सुना कि किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहना है कि यदि ये फिल्ट्रेशन करना ही था कि कितने लोग मर गए, तो ये तो किसी भी सचिव से, सेक्रेटरी से ये सारी चीजें कराई जा सकती थी। ये तो बहरहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये मानना है कि केवल वोट काटने का तरीका ही सर है और कुछ नहीं है। अब तो आगे देखते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, तो उत्तर प्रदेश में वोट कटने से कितने को ये बचा सकते हैं, क्योंकि बीएलओ के साथ साथ हर जगह बीएलए भी लगे हुए हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। जिस दिन ये ड्राफ्ट कंप्लीट होगा और गजट होगा तो ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या बिहार की तरह फिर से रिवीजन हुआ है क्या। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जनपद मिर्जापुर के विकास भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए ताकि वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके और सामान्य व्यक्तियों के साथ समान अवसर प्राप्त कर सके। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति से हुई। मुख्य अतिथि विधायक रमाशंकर पटेल सहित जनपद के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी दिव्यांगजनों को आशीर्वाद देने पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर उनके आत्मनिर्भर बनने और समाज में समान अधिकार पाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान कुल 83 सहायक उपकरण वितरित किए गए। इनमें 35 ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और 25 कान की मशीन शामिल थी। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ना बताया गया। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट।
जी बताएं, आज विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। दिव्यांगों को क्या वितरण किया गया है आपके विभाग? आज चूंकि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस है और इस अवसर पे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे जनपद मिर्जापुर में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक मणिहान, माननीय विधायक छानबे और जनप्रतिनिधि के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे और बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति दी गई। साथ में दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए, जिनमें व्हील चेयर 4, स्मार्ट कैन 1, कान की मशीन 25, 18 MR किट और ट्राईसाइकिल 35। इस प्रकार कुल 83 दिव्यांगजनों को 83 उपकरण प्रदान किए गए, जो उनके दैनिक उपयोग में। जी बताएं, आज विश्व विकलांग दिवस। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से एटा में कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस ने विशेष फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एसपी सिटी श्वेता पांडे और सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह ने पैदल मार्च कर शहर के प्रमुख बाजार, मुख्य मार्ग और भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने पुलिसकर्मियों को बढ़ती सर्दी की रात में सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने पैदल मार्च के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की भी चेकिंग की। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना और अपराधियों पर निगरानी बढ़ाना बताया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसी कार्यवाही नियमित रूप से की जाएंगी ताकि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लवकुश और अजय कुमार, जो मजदूरी के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी लाकर लौट रहे थे, उस समय सगरा मोड़ के पास डंपर की टक्कर से अनियंत्रित होकर 10 फीट गड्ढे में पलट गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने घटना की जानकारी 112 और थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों के परिजन बदहवास और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। डंपर चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चालक की तलाश कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। जिले के श्रीनगर क्षेत्र के पवा गांव में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर फॉर्म भरवाने में लगे एक शिक्षा मित्र शंकर लाल पवा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक कुएं में पाया गया। मृतक के परिजनों ने एसआईआर कार्य के बोझ के कारण आत्महत्या की आशंका जताई। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मित्र सिर्फ बीएलओ टीम का सहयोग कर रहे थे और प्रत्यक्ष रूप से फॉर्म भरने का जिम्मा उनके ऊपर नहीं था। पवा के प्राथमिक विद्यालय में बीएलओ ब्रिजेंद्र सिंह ने 1344 मतदाताओं में से 984 का डिजिटलाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। डीएम ने कहा कि वहां किसी पर दबाव नहीं था और शिक्षा मित्र का कार्य केवल लोगों को फॉर्म भरने में मदद करना था। शिक्षा मित्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पूरी जानकारी स्पष्ट होगी। महोबा से इख्तियार अली की रिपोर्ट। आज दिनांक 3/12/2025 में ग्राम पवा में एक कुएं में एक शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया कि यह शव वहाँ के प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षा मित्र श्री शंकर लाल जी का आइडेंटिफाई हुआ है। जो गांव पवा है वहाँ पर 2 बूथ्स हैं, भाग संख्या 31 और भाग संख्या 32। भाग संख्या 31 के जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं और जो कि एक अनुदेशक हैं, और भाग संख्या 32 जो पवा में है उसके जो बीएलओ हैं वो श्री ब्रिजेंद्र राजपूत जी हैं। हर गांव में और उसी प्रकार पवा में भी इन बीएलओज को सहयोग करने के लिए और जो हमारे नागरिक हैं उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म्स में कैसे भरना है ये सहयोग करने के लिए एक 7 सदस्यीय टीम का हर गांव में गठन किया गया है।
फरीदपुर पुलिस ने एक गंभीर हत्या के मामले में आरोपी लवी सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी तमंचा, कारतूस और डंडे बरामद किए गए। जांच में पता चला कि लवी सिंह ने अपने दोस्त जुनैद की हत्या की, क्योंकि वह जुनैद उसकी बहन से निकाह करना चाहता था, जिसे आरोपी मंजूर नहीं था। घटना 29 नवंबर की रात हजियापुर नहर पुलिया के पास हुई थी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि यह हत्या पारिवारिक विवाद और भावनात्मक तनाव के कारण हुई। पुलिस ने आरोपी को 3 दिसंबर को उसके घर से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड हासिल की। मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की गतिविधियों और हथियारों की जांच जारी है और अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 30/11/2025 को थाना फरीदपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक युवक की डेड बॉडी बडरा गांव के पुल के पास पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, तो पाया गया कि उसकी शिनाख्त जुनैद नाम के एक लड़के की हुई, जो कि यहाँ की भूरेखा गौटिया का रहने वाला है। इस संबंध में घटनास्थल निरीक्षण में देखा कि प्रथम दृष्टया उसमें हत्या की घटना प्रतीत हो रही थी। उनके परिजनों से एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिस पर थाना फरीदपुर पर मुकदमा का संख्या 844/2025 पंजीकृत हुआ है। 103/1 सेक्शन के अंतर्गत उसमें जो घटनाक्रम में एक लवी नाम का युवक प्रकाश में आया, जो कि बडरा गांव का ये रहने वाला था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।